हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a special metal S conducts electricity without any resistance. ओके, मेरे पास एक स्पेशल मेटल है, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस. A closed wire loop made of S does not allow any change in the flux through it. यानी अगर इसके अक्रॉस जो है चेंज आकर हो जाएगी तो इसको अपोज करेगा. By inducing a suitable current to generate a compensating flux. Okay, the induced current in the loop cannot decay due to its zero resistance. This current gives rise to the magnetic moment, which in turn repels to the source of magnetic field or flux. Consider such a loop of radius a with its center at the origin. A magnetic dipole moment m is brought along the axis of this loop from infinity to a point at a distance r greater than a from the center of the loop, with its north pole always facing the loop as shown in the figure. Now the question says the magnitude of magnetic field of a dipole m at a point on its axis at distance r is mu naught m divided by 2 pi r cube, where mu naught is the permeability of the free space. Okay, the magnitude of the force between the two magnetic dipoles with moments m1 and m2 separated by distance r on the common axis with their north poles facing each other is k m1 m2 divided by r raised to power 4. Where k is a constant of appropriate dimensions, the directions of this force is along the line joining the two dipoles. Okay, now the question says you need to find out the work done in bringing the dipole from infinity to a distance r from the center of the loop by the given process is proportional to. तो ये हमारे पास एक बढ़िया सा क्वेश्चन है जो बहुत लेंथी है. इसमें क्या बोल रहा है, मैं शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास एक डाइपोल है, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल है, जिसकी डाइपोल मोमेंट इसने m दे रखी है. और क्या हो रहा है कि इस डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल को मैं जब इस कॉइल की ओर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं तो इस कॉइल के अंदर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है. तो इसके अंदर जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है तो उस वजह से ये रेजिस्ट करता है ताकि इसके अक्रॉस कोई चेंज हो जाए. तो वो उस चेंज को जो है रेजिस्ट कर रहा है, यानी इसके अंदर जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ एक तरह से प्रोड्यूस होता है. चलिए, तो अगर मैं देखूं कि इस क्वेश्चन को मैं अब फाइनली करने की कोशिश करूं, जितनी इसने सारे स्टोरी बोल दी कि जो इस कॉइल के रिलेटेड है, डाइपोल मोमेंट है, तो मैग्नेटिक डाइपोल को जब मैं उसके करीब लाता हूं, रेडियस ऑफ ए कॉइल का जो रेडियस ए है that is too much smaller than the distance between the dipole and the coil. Okay, तो यहाँ पे एक चीज मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि this coil also acts as a magnetic dipole. जब इसके अंदर फ्लक्स इंड्यूस होगा तो ये भी क्या करेगा, ये भी एक डाइपोल की तरह एक्ट करेगा. मुझे बताना है वर्क डन, कितनी वर्क लगेगी इस मैग्नेटिक डाइपोल को टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिस्टेंस आर डिस्टेंस तक लाने में इसको जो है वर्क कितनी लगेगी. नाउ अगर इसके की कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो की कॉन्सेप्ट में हम इसको सबसे पहले ये समझेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा. हमें सबसे पहले वही चीज़ समझना है क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा लेंथी है. तो नटशेल में बात करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इंडक्टर की बात करेंगे कि चूंकि जो इंडक्टर है उस इंडक्टर की इंडक्टेंस L होती है, तो अगर मैं इस तरह लिखूं, क्योंकि कॉइल है, कॉइल मीन्स इसके पास एक इंडक्टेंस होगी. ओके, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे लेट L जो है, L बी द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, L बी द सेल्फ इंडक्टेंस, L बी द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, L बी द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर. तो इंडक्टर की जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसको मैं L मान लेता हूं. ओके, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल थ्रू द रिंग देखा जाए, यानी जब ये मैग्नेटिक डाइपोल, जब मैं इसको करीब ला रहा हूं इस कॉइल के थ्रू, तो
इसके थ्रू जो है मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी। एरिया वेक्टर इस कॉइल का वो भी इसी सेम डायरेक्शन में होगा जहां की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसका मतलब ये है कि देयर विल बी फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल। तो क्या मैं उस पॉइंट को भी इस तरह लिखने की कोशिश करूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू द डाइपोल थ्रू रिंग और magnetic flux due to dipole for magnetic flux due to dipole through the ring की अगर बात की जाए through the ring magnetic flux due to dipole through the ring, इसका मतलब रिंग के थ्रू जो है मैग्नेटिक फील्ड किसका आ जाएगा, डाइपोल का। तो इसके साथ एक एरिया एसोसिएट है दैट इज द एरिया ऑफ द कॉइल। उसकी वजह से क्या होगा, जब इसके अक्रॉस जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो जाएगी, फ्लक्स एसोसिएट हो जाएगा। हम वही फ्लक्स यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल थ्रू द रिंग। क्या मैं उस फ्लक्स को लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस L इंटू करंट I विच इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। तो क्या हुआ, जो ही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज हुआ तो उसकी वजह से एक करंट इसके अंदर जो है इंड्यूस हो रही है, उसको मैं करंट I मान रहा हूं, लेट अस सपोज। तो चलिए, अगर फ्लक्स इसके थ्रू मैंने F इक्वल टू फाई इक्वल टू LI लिखा, दैट फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू, असल में होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि दोनों सेम साइड से थीटा 0 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा BA। ओके, तो क्या मैं LI को लिख सकता हूँ, LI को मैं लिख सकता हूँ, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन में बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल at a point on its axis, that is mu naught by 2 pi m by r cube, that is mu naught by 2 pi into m by r cube, magnitude of the dipole moment that is m, तो into r cube into area of the coil की अगर बात की जाए that is pi a square, वो भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। तो करंट किसके बराबर आ जाएगा, करंट विल बी सिंपली इक्वल टू mu naught upon 2 pi r cube m into pi a square divided by self inductance। ओके, तो ये आपकी करंट निकल के आ गई। नाउ अगर हम बात करेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट विल बी, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट किसके बराबर आ जाएगा, अगर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बात करेंगे, क्योंकि ये रिंग जो है अब एक्ट करेगा एज मैग्नेटिक डाइपोल, इसको मैं एज एन इंड्यूस्ड, अगर मैं इसको भी एज डाइपोल यूज करूं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट किसके बराबर आ जाएगी, फिर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो होगी दैट विल बी इक्वल टू, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट विल बी, दैट विल बी किसके बराबर आ जाएगी, M इंड्यूस्ड आ जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट दैट विल बी इक्वल टू करंट इनटू एरिया, सिंपली, यानी आपके पास करंट कितनी है, आपके पास एरिया कितना है। तो चूंकि डाइपोल मोमेंट इसी के बराबर होता है, करंट इनटू एरिया, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, तो करंट आपको पता है दैट इज म्यू नॉट M डिवाइडेड बाई 2 पाई r क्यूब इंटू पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेल्फ इंडक्टेंस इंटू पाई a स्क्वायर अगेन। तो ये किसके बराबर आने वाला है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। तो क्या मैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट को फाइनली लिख सकता हूं, M इंड्यूस्ड that will be equal to M induced that will be equal to mu naught upon 2r cube, और यहां से क्या होगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूं, अगर मैं देखूं ये एक पाई और एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a रेज्ड पावर 4, दिस विल बी सिंपली इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2s r क्यूब, म्यू नॉट बाई 2s r क्यूब, magnitude of the dipole moment M into pi into a raised power 4 divided by होगा सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो क्योंकि therefore फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स विल बी इक्वल टू K डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इंटू डाइपोल मोमेंट ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी जो रिंग जो जब उसने डाइपोल एक्ट किया उसकी डाइपोल मोमेंट, डाइपोल की डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल की डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय, तो r रेज्ड पावर 4 इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो फोर्स इसी के बराबर है K m1 m2 डिवाइड बाय r रेज्ड पावर 4।
नाउ अब हमें खाली इसमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है और हमारा आंसर आ चुका है। अब हम देखेंगे कि जो मेरा फोर्स है किसके बराबर आ जाएगा। दिस विल बी सिंपली इक्वल टू के m1 m2 r रेस्ट पावर 4, इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे। दिस विल बी इक्वल टू के m स्क्वायर म्यू नॉट पाई ए रेस्ट पावर 4 म्यू नॉट पाई ए रेस्ट पावर 4 होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस r रेस्ट पावर 7 इंटू एल। हमने किया क्या इसमें, हमने सिंपली एक ये वाला यूज किया, ये डायपोल मोमेंट यूज किया, दूसरा हमने m1 की जगह पे जो हमारा डायपोल मोमेंट था दैट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज म्यू नॉट बाई 2 पाई m इंटू r रेस्ट पावर 3 का भी यूज किया। ये दो डायपोल मोमेंट हमने इस्तेमाल किया और उनको प्रोडक्ट किया आपस में, तो हमारा आंसर ही आ गया के m स्क्वायर म्यू नॉट पाई ए रेस्ट पावर 4 डिवाइड बाई 2s r रेस्ट पावर 7 डिवाइड बाई l। Now as I see कि जो मेरा फोर्स आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के कांस्टेंट। अगर मैं देखूं म्यू नॉट कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, दिस इज डायपोल मोमेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर रेज्ड पावर 7। डायपोल मोमेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द मैग्नेटिक डायपोल एंड द कॉइल, आर रेज्ड पावर 7 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं कि जो मेरा फोर्स है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाय r रेज्ड पावर 7। ओके, नाउ क्योंकि हमें वर्क निकालना है, इसको कितना वर्क लगेगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन अगर मैं देखूं यहाँ पे मैं स्मॉल वर्क डन लिखूं dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू w पूरा वर्क निकालने के लिए। तो यहाँ की इंटीग्रेशन जो होगी दैट विल बी ऑलवेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अगर इन्फिनिटी टू r यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा w, तो f का वैल्यू जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर बाई r रेज्ड पावर 7 और dr के साथ इसकी इंटीग्रेशन करनी है ओवर द लिमिट्स इन्फिनिटी टू r। चलिए डाल दीजिए वैल्यू, m स्क्वायर आपका कांस्टेंट बाहर आएगा, r रेज्ड पावर 7 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, that will be simply is equal to r raised power 6, तो असल में -6 बचेगा और डिवाइडेड बाई 6 पावर +1 डिवाइड बाई पावर +1 -7 +1, तो यहाँ पे भी 6 आएगा आपको। दिस इज ओवर द लिमिट्स इन्फिनिटी टू r। तो चलिए डाल दीजिए वैल्यू, जो मेरा वर्क निकल के आ जाएगा दिस विल बी सिंपली इक्वल टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 r रेज्ड पावर 6 ओवर द लिमिट्स इन्फिनिटी टू r। अपर लिमिट डालेंगे r आएगा, लोअर लिमिट आएंगे 0 आएगा, तो वर्क विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाय r रेज्ड पावर 6। अगर मैं इस चीज़ को जहन में रखूं तो ये मेरा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर मैं देखूं कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डायपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाय r रेज्ड पावर 6 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।